हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के अंतर्गत आपके 12th लेवल का जो भी सिलेबस है उसका 30% ऑफ कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि सर मैं उसमें से क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, सर कौन सा टॉपिक से कम किया गया है या सर कौन सा चैप्टर कम किया गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके इंटर लेवल पे कौन सा चैप्टर कम हुआ है और किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक कम किया गया है, कंप्लीट है। वैसे भी दोस्तों अगर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट होता है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रख के आपका ये वीडियो प्रिपेयर किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप अपने यूपी बोर्ड के 12th लेवल के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे कंप्लीट। और इस सिलेबस का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अभी तक जो आपका सिलेबस था केमिस्ट्री का, उसमें टोटल 16 यूनिट हुआ करते थे, कंप्लीट है। 16 यूनिट में आपके प्रत्येक यूनिट वाइज ये अंक का डिवाइडेशन था कि ठोस अवस्था जो हुआ करता था वो 3 नंबर का हुआ करता था, विलयन हुआ करता था 5 नंबर का हुआ करता था, तो वैद्युत रसायन हुआ करता था 5 नंबर का हुआ करता था। पर दोस्तों है क्या, ये अंक वाइज यहाँ का आपका जो डिवाइडेशन है वो मैंने कर रखा है। अब हुआ क्या, इन 16 यूनिट से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली ही हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। कौन कौन से यूनिट हटाए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, दोस्तों टोटली इसे हटा दिया गया है कंप्लीट। एक जो आपका यूनिट आता है दोस्तों वो आता है बहुलक, ये दोस्तों कंप्लीटली हटा दिया गया है। और दोस्तों एक हटा दिया गया है आपका दैनिक जीवन में रसायन। तो दोस्तों अगर इस तरह से मैं देखूं तो आपके पास अब केवल 13 यूनिट्स ही शेष रह गई हैं, कंप्लीट है। बाकी इन 3 यूनिट्स को ध्यान से देखें, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मेटलर्जी टोटली हटा दिया गया दोस्तों, बहुलक पॉलीमर टोटली हटा दिया गया है, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, कंप्लीट। तो ये सब हटा दिए गए हैं। अब बात करता हूं इनके अंकों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ठोस अवस्था ही दोस्तों, तो ये 3 की जगह कितने का कर दिया गया है, 5 मार्क्स का, कंप्लीट है। ये विलयन 5 की जगह कितना कर दिया है, 7 का, ठीक है। वैद्युत रसायन 5 का है, 5 का है। एक इसमें चेंज किया गया है, प्रश्न रसायन पहले कितने मार्क्स का हुआ करता था दोस्तों, 4 मार्क्स का हुआ करता, अब कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स का। ठीक इसी प्रकार से तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ये 4 मार्क्स का हुआ करता था, बस इसे क्या किया गया है, अब हटा दिया गया है। तो इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दोस्तों। अतः पी ब्लॉक के तत्व, ये पहले भी 7 मार्क्स का हुआ करता था, अब भी 7 मार्क्स का है। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व दोस्तों पहले 3 मार्क्स के हुआ करते थे, अब कितने हैं, 4 मार्क्स के, कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से उप सहसंयोजी यौगिक पहले 4 मार्क्स का हुआ करता था दोस्तों, अब 6 मार्क्स का है। ठीक इसी प्रकार से हेलो एल्केन हेलो एरिन 4 की जगह 5 हो गए दोस्तों। और किसमें चेंज हुआ है, एक ये अल्कोहल फिनॉल व ईथर 5 के हुआ करते थे, 6 के हो गए दोस्तों। बाकी किसी में कोई इतना चेंज नहीं किया गया दोस्तों। यहां से एक तो ये जैवाणु नहीं है और एक दोस्तों ये दैनिक जीवन में रसायन है, तो इसका भी अगर ऐड किया है तो कितना आया, 70, मीन 70 मार्क्स में पेपर आएगा। और पेपर का पैटर्न दोस्तों पुराना वाला ही रहेगा, जो पुराना पेपर का पैटर्न हुआ करता था, कंप्लीट। अब ये तो चैप्टर हटाए गए दोस्तों, बट इन चैप्टर से कुछ आपके टॉपिक्स को हटाया गया है, मतलब चैप्टर को भी क्या किया गया, छोटा किया गया है। उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जिससे वो चैप्टर थोड़ा लेंथी ना हो पाए। अब कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उन टॉपिक पे भी बात करते हैं दोस्तों। कोविड-19 के तहत आपका जो एक चैप्टर आता था सॉलिड स्टेट, अभी तक इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट पढ़ा करते थे, बट इसमें सब क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक तो आपको विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, कंप्लीट है। नेक्स्ट धातुओं का एक बैंड सिद्धांत हुआ करता था, ये आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। आता अर्धचालक तथा कुचालक नहीं पढ़ने हैं दोस्तों आपको। यहाँ पर आते थे अर्धचालक एन एंड पी टाइप, 2 प्रकार के हुआ करते थे, ये भी दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट चैप्टर विलयन। अच्छा, इसमें से पढ़ना क्या क्या है हमें, ठीक है, इसे अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। अभी आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, केवल जिस टॉपिक को कट किया गया है केवल उस पर बात कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट आता है विलयन, ठीक है, इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान आपको नहीं पढ़ना है, कंप्लीट। वांट हाफ जो फैक्टर हुआ करता था, इसे दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है वैद्युत रसायन,
तो इसमें वैद्युत अपघट्ट के नियम, दोस्तों फैराडे ने 2 नियम दिए थे जो कि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा करते थे, बट अब ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है सेल। दोस्तों सेल तो कोई भी नहीं पढ़ना, जितने भी प्रकार के मैं सेल पढ़ाया करता था अब तक वो एक भी नहीं पढ़ना। उनमें से कौन कौन से थे? बेसिकली शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल। एक भी सेल आपको नहीं पढ़ना है कंप्लीट। एक आता है संक्षारण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक बलगत। तो इसमें दोस्तों संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा हुआ करती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा करता था, बट अब इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है सक्रियण ऊर्जा। इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट वो अब आपको नहीं पढ़ना है। आर्हीनियस समीकरण, इसे भी दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ रसायन। दोस्तों अगर पृष्ठ रसायन को देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट हुआ करते थे, मीन्स इसमें 3 टॉपिक हुआ करते थे। एक हुआ करता था अधिशोषण, एक हुआ करता था कोलाइडी अवस्था और एक दोस्तों हुआ करता था उत्प्रेरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करता था। बट दोस्तों इस कोविड-19 के तहत जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें से दोस्तों केवल उत्प्रेरण को कम कर दिया गया है। मीन्स उत्प्रेरण जो भी है उसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। अब इसमें आपके 2 टॉपिक रह जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। एक रहता है दोस्तों कोलाइडी अवस्था और एक रहता है दोस्तों अधिशोषण। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, एक टॉपिक हुआ करता था, सॉरी एक चैप्टर हुआ करता था। इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें इसे मेटलर्जी भी बोला करते थे। इसमें आप लोग कॉपर धातु को पढ़ा करते थे, आयरन, जिंक एंड एक आपका हुआ करता था कॉपर, आयरन, जिंक और सिल्वर, 4 मेटल हुआ करती थी। बहुत एक लेंथी चैप्टर हो जाता था, इसमें भट्टियां वगैरह आप लोग पढ़ा करते थे, बट ये आपके सिलेबस से बिल्कुल ही हटा दिया गया है। कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोस्तों इसमें से कुछ ग्रुप थे, एक पढ़ा जाता था 15, 16, 17, 18। इसमें से दोस्तों 15 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। 15 जो नाइट्रोजन परिवार बोला जाता था, इसमें दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फास्फोरस के अपरूप एवं यौगिक, जैसे कौन कौन सा था? फास्फीन, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था दोस्तों बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और फास्फोरस के ही अन्य यौगिक जैसे हैलाइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनके विचरण मींस फॉर्मेशन भी हटा दिए गए हैं। और दोस्तों ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हुआ करते थे वो भी हटा दिए गए हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है 16 वर्ग, ये वर्ग आ गया। इसमें से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हटा दी गई है, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया जाता था, बट इस बार ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूं, आपका जो इस बार केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर कुछ 5 नंबर का आने वाला है तो वो है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ध्यान रखना इस बात को। कंप्लीट। नेक्स्ट जो इसके 17 और 18, दोस्तों ये कंप्लीट ग्रुप पढ़ने हैं आपको। इसमें आप लोग पढ़ा करते हैं क्लोरीन का निर्माण डीकन विधि से। कंप्लीट है। ये आगे बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है इसमें से। अब दोस्तों जो यूनिट 8 है मींस पार्ट 8, उसमें से आपको डी व एफ ब्लॉक के तत्व, इस नाम से ये चैप्टर है। इसमें से दोस्तों K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों का विचरण मींस फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। कंप्लीट। इसके गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। लेंथेनाइड व एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी वो दोस्तों आपको नहीं पढ़नी है। कंप्लीट है। दोस्तों जो पार्ट 9 है उप सह संयोजी यौगिक, इसमें दोस्तों IUPAC नेमिंग और भी आप बैलेंस बाउंड थ्योरी ये पढ़ा करते हैं, बट इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको? एक संरचना एवं त्रिविम समावयवता, आइसोमेरिज्म आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है धातुओं के निष्कर्षण, इसमें नहीं पढ़ना है आपको। ये गुणात्मक विश्लेषण एवं जैविक निकायों में उपसहसहजी यौगिकों का महत्व, ये जो इंपॉर्टेंस हुआ करती थी लिविंग थिंग्स में वो आपको नहीं पढ़नी है। कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है हेलो एल्केन, ये दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कंप्लीट। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इसमें आप लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता था DDT नहीं पढ़ना है दोस्तों, फ्रेयॉन नहीं पढ़ना है दोस्तों, इनके जो पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एक पढ़ता था क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो भी दोस्तों नहीं पढ़ना है। कंप्लीट है। अब
आगे देखते हैं और भी चैप्टर जो इसके शेष हैं उनमें क्या क्या नहीं पढ़ा। दोस्तों अल्कोहल, फिनॉल व ईथर, इससे दोस्तों मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने हैं। कंप्लीट। अब आता है 12वें नंबर पे जो भी चैप्टर आपका आता है उसमें आता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इस चैप्टर में दोस्तों आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड और डाईएजोनियम लवण इनका फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों आता है आपका जैव अणु। इसमें दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आल्गोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनके महत्व नहीं पढ़ने हैं, एंजाइम नहीं पढ़ने हैं, हार्मोन नहीं पढ़ने हैं, विटामिन व इनके प्रकार नहीं पढ़ने हैं। इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करता था, वो आपको नहीं पढ़ना। दोस्तों अगर बहुलक की बात करूं तो बहुलक पूरा एक थ्योरेटिकल चैप्टर हुआ करता है जो कि आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन, दोस्तों इसमें आप मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ा करते थे, बट ये भी इस बार के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये तो रहा आपके उन चैप्टरों का विवरण जो चैप्टर हटाए गए थे या किसी चैप्टर से किस किस टॉपिक को हटाया गया है। तो यही टॉपिक जो हटा दिए गए हैं वो अब आपको अपने सिलेबस से नहीं पढ़ना है। बाकी आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए थे उनको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। कंप्लीट है। चलिए बात दोस्तों अभी तक जो बात हुई थी वो ये थी कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक नहीं है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से या प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आता है ठोस अवस्था। ठीक है, तो इसमें आपको ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से ठोस हुआ करते हैं दोस्तों, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठकाएं पढ़नी है आपको, उनमें संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना है आपको दोस्तों। दूसरा आता है प्रति एकक कोष्ठका परमाणुओं की संख्या, मीन्स आपको BCC, FCC और SC इनमें परमाणुओं की संख्या बतानी है। कंप्लीट है। दूसरा घनत्व, जो घनत्व निकाला जाता है इनका एक फार्मूला हुआ करता है, उसे भी काउंट करना आपको सीखना है। ये कहता है बिंदु दोष, जो शॉर्ट की दोष है, फ्रंकल दोष है। कंप्लीट है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं बिलियन की। तो दोस्तों बिलियन में आपको बिलियनों के प्रकार पढ़ने हैं कि कितने प्रकार के बिलियन हुआ करते हैं। दूसरा दोस्तों ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। ठीक है, कोई ठोस है उसे किसी विलायक में घोलकर जो विलयन बनाया जाता है उसकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़नी है आपको। कौन कौन सी है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, ये सब पढ़ने हैं आपको। कंप्लीट है। इन पे मैं वीडियो बना भी चुका हूँ और अपने जो चैनल पे मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गैसों की द्रवों में विलयता। ठीक है, यहाँ पर एक हेनरी लॉ काउंट होता है, तो हेनरी लॉ की बात कर रहा है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा आपको। ठीक है, अब आगे दोस्तों बात करें ठोस विलयन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। कंप्लीट। राउल्ट का नियम बहुत मोस्ट रहता है ये। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, अणु संघ गुणधर्म से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। कंप्लीट है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना मीन्स इसके न्यूमेरिकल करनी है और आपको आंकिक प्रश्न तो सभी के करनी ही है, नॉर्मलता के, मोलरता के, मोलता के। अब दोस्तों बात कर रहा हूं वैद्युत रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक बेस पर, कि कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, कोई ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा। कंप्लीट। वैद्युत अपघटनी सेलों का चालकत्व पढ़ना है आपको। विशिष्ट व मोलर चालकता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, विशिष्ट व मोलर चालकता भी पढ़नी है आपको। दोस्तों कोल-राउस का नियम, ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है दोस्तों, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सेल का विद्युत वाहक बल और पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव, पढ़ा नरस्ट समीकरण और पढ़ा दोस्तों गिब्स मुक्त ऊर्जा व EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में संबंध, मीन्स विद्युत वाहक बल में संबंध। इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी आते हैं, वो भी दोस्तों कराए जाएंगे। कंप्लीट है। अब आगे की बात करता हूं रासायनिक बलगत की। इससे दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना अभिक्रिया का वेग, कौन कौन सा, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। फिर आपको पढ़ना है इसे प्रभावित करने वाले कारक, मीन्स कैटालिस्ट, ताप बढ़ा दे, कैटालिस्ट दे दे या दाब बढ़ा दे, तो इनका अभिक्रिया का जो वेग होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, मीन्स इसे कौन कौन प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है अभिक्रिया की कोटि। कंप्लीट। व आणविकता,
ठीक है, कि कोई अपक्रिया दे दी जाएगी, उसकी कोटि पूछ ली जाएगी या आणविकता पूछ ली जाएगी। वेग नियम व विशिष्ट दर नियतांक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है समाकलित वेग समीकरण व अर्धायु हाफ लाइफ। ये केवल किसके केस में पढ़ना है आपको? शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए। कंप्लीट है दोस्तों। अब इसके आगे के जो चैप्टर है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात कर लें हम लोग पृष्ठ रसायन की, कंप्लीट है, तो पृष्ठ रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो अधिशोषण मैंने बताया था, इससे पढ़ना है आपको, ठीक है, और एक पढ़ना है कोलाइडी अवस्था। तो अधिशोषण से दोस्तों आपको पढ़ना है भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण, मीन्स रासायनिक अधिशोषण, और ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कोलाइडी अवस्था में आपको कोलाइड पढ़ने हैं, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर, ये 3 प्रकार के विलयन जो डिवाइड किए गए इनके अकॉर्डिंग, और द्रवरागी जो कोलाइडी विलयन बना करती है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। इसके बाद आता है बहुआण्विक और बृहदाण्विक कोलाइड, कोलाइडों के गुण जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन व स्कंदन आदि। एक से एक इंपॉर्टेंट स्मर टिप्पणी हुआ करती है, शॉर्ट नोट हुआ करता है, कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये कोलाइडी अवस्था। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा पी ब्लॉक के तत्व। इसमें जो 15वां वर्ग है, इसमें 15वां वर्ग हो, 16वां वर्ग हो, 17वां वर्ग हो, 18वां वर्ग हो, इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना दोस्तों? तो सामान्य परिचय की अगर बात करूं तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक व रासायनिक गुणों में विभेद, ठीक है, आयनन ऊर्जा और आपका ऑक्सीकरण अवस्था, यही सब पढ़ा करते हैं। इनमें जो किसी भी ग्रुप को अगर हम पढ़ा करते हैं तो उसके सामान्य गुणों के अंतर्गत यही आता है। अब इसके बाद इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के विचरण, मीन्स फॉर्मेशन किस प्रकार से बनाए जाएंगे, और इनके गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुण और उपयोग भी इसके साथ में आ जाया करते हैं दोस्तों। तो यहां से मैं बता दे रहा हूं, इस बार पेपर में मोस्टली यही आएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल भी हुआ करता था बट वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ से 3 कंपाउंड आपको लेने, नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, कंप्लीट है, ध्यान रखेंगे। 16वें वर्ग से जब आप पढ़ने जाएंगे तो सामान्य परिचय के अंतर्गत वही चीजें आ जाया करती है, कंप्लीट है। दूसरा ऑक्सीजन पढ़ना है, ओजोन पढ़ना है, इनके प्राप्त करने के मेथड और इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर आ जाता है सल्फर, इसी में सल्फर के अपर रूप पढ़ेंगे, कंप्लीट, जैसे S8 भी आया करता है, रोम्बिक सल्फर जिसे हम बोलते हैं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विचरण व गुणधर्म, मतलब इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाएगा और इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, और सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ये तो यहाँ पे बात रहती है। अब दोस्तों आ जाए 17वां वर्ग, इसमें सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत अगेन वही आएगा, और इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको प्राप्त करने की विधियां और इनके भौतिक व रासायनिक गुण। यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है, इंटरहैलोजन कंपाउंड या अंतराहैलोजन यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। और आता है हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। फिर आता है दोस्तों 18वां वर्ग, यहाँ पे भी सामान्य परिचय। क्या क्या पढ़ना है सामान्य परिचय में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां और उपयोग पढ़ने यहाँ पे, कंप्लीट है। यहाँ पे आपको निष्क्रिय, मीन्स अक्रिय गैस से मिलने वाली हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनके यूजेस का कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे आर्गन बल्ब में, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये सब इसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं, कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है। अब दोस्तों बात करते हैं डी व एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो यहाँ पे अगेन सामान्य परिचय पढ़ना है। इसमें सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक व रासायनिक गुण, आयनन ऊर्जा, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरक गुण और आयनिक त्रिज्या आदि, और भी है इसमें, कंप्लीट है दोस्तों। लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व पढ़ने हैं उनका क्या क्या पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी ज्ञात होनी चाहिए। लैंथेनाइड आकुंचन बम्पर मोस्ट ये क्वेश्चन हुआ करता है। लैंथेनाइड आकुंचन से आप क्या समझते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कंप्लीट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब दोस्तों इसके जो शेष इकाई रह गई हैं उनमें भी देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों आपको उप सहसंयोजन यौगिक, इनमें इनका परिचय पढ़ना है कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों लिगेंड पढ़ना है इसमें, और उप सहसंयोजन संख्या के बारे में पढ़ना है। चुंबकीय गुणधर्म व इनकी आकृतियां पढ़नी है, कंप्लीट। आईयूपीएसी नेमिंग पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बहुत मोस्ट है ये, ध्यान रखेंगे। बर्नर का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, और बैस्पर थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
ठीक है। CFT और VVT अपने आप में बहुत मोस्ट हुआ करती हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो आता है हैलो एल्केन व हैलो आयरीन। दोस्तों इनकी नाम पद्धति पढ़नी है, मीन्स किस प्रकार से इनका नाम लिया जाता है। कंप्लीट है। दूसरा C और X यहाँ पे कोई हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके बीच में कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की प्रकृति मीन्स कैसा होता है और किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसके भौतिक व रासायनिक गुण और जो प्रतिस्थापन क्रियाएं ये देते हैं उनकी क्रिया विधि। नेक्स्ट आता है एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। तो चाहे अल्कोहल की बात कर ले, चाहे फिनॉल की बात कर ले, चाहे ईथर की बात कर ले, तो दोस्तों इन सब की आपको नाम पद्धति पढ़नी कि नाम किस प्रकार से लिए जाते हैं। अब अल्कोहल का विचरण पढ़ना है, फिनॉल का विचरण पढ़ना है और ईथर का विचरण पढ़ना है। यहाँ पे अल्कोहल में जनरली आप लोग इनका सामान्य जब आप फॉर्मेशन पढ़ लेंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको मोस्टली मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कंप्लीट है कि उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और उनके रासायनिक गुण क्या होंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए दोस्तों विक्टर मेयर परीक्षण आता है। कंप्लीट है, उसके बारे में इसमें आप सीखेंगे। दूसरा निर्जलन की क्रिया विधि। अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकृत होकर एक रिएक्शन देता है, ठीक है, उसी की क्रिया विधि पूछी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट फिनॉल, ठीक इसी प्रकार से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बतानी है और भी फॉर्मेशन, निर्माण वगैरह है दोस्तों, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है उनके बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है। ईथर पे भी ठीक इसी प्रकार से आप लोग इसको प्राप्त करने की विधि पढ़ोगे। डायथिल ईथर मोस्टली इसमें पढ़ा जाएगा और इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें दोस्तों नाम पद्धति तीनों की पढ़ेंगे, चाहे आपका वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। फिर इन तीनों के विचरण पढ़ेंगे, किस प्रकार से इन्हें प्राप्त किया जाता है। फिर इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर दोस्तों इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे और उपयोग। अब इनमें कौन कौन से पढ़ते हैं। एल्डिहाइड में मोस्टली आपको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। कीटोन में आपको तो एक ही मिलेगा CH3CO CH3। कार्बोक्सिलिक में आपको फॉर्मिक अम्ल और एसिडिक अम्ल मिल जाता है दोस्तों। कंप्लीट है। फिर आ जाता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर आप एमीन पढ़ेंगे, NH2 समूह वाले यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी नाम पद्धति पढ़ेंगे। विचरण व गुणधर्म, मतलब इन्हें किस प्रकार से, विचरण का मतलब होता है प्राप्त करना, तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहेंगे दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो होते हैं उनमें किस प्रकार से विभेद किया जाता है। कंप्लीट है। अब दोस्तों बात आती है जैव अणु, ये लास्ट चैप्टर हुआ करता है आपका। इसके अंतर्गत आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि इसे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कंप्लीट है। जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब दोस्तों बात करते हैं इनके डी और एल विन्यास की, किस किस के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनका प्रेजेंटेशन देना है आपको दोस्तों। प्रोटीन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है। पेप्टाइड बंद प्रोटीन में जो बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और एक चतुर्थ संरचना, उसके बारे में पढ़ना है आपको। प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग रहती है। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। और दोस्तों पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल, इसमें कौन कौन है, DNA और RNA। बस तो ये तो रहा दोस्तों आपका सिलेबस। अच्छा, इसमें से सर कम क्या क्या किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं, आप विटामिन आपके कम हो गए यहाँ से। ठीक है। विटामिन आपके कम हुए दोस्तों, और आप जो एमीन पढ़ रहे थे दोस्तों वो यहाँ से कम हो गए, बहुत सी चीजें यहाँ से कम कर दी गई। तो दोस्तों ये तो रहा आपका सिलेबस। अब बात करता हूं मैं आपको इस सिलेबस का, जो पूरा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका पूरा जो एक PDF लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट, और अच्छे से उसे समझ सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई सिलेबस को लेकर क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट।